एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पढ़ना है आज? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं? तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं। तो अर्थ के ऊपर किसी चीज़ को आप देख रहे हो दूर, तो उसके लिए जो टेलीस्कोप काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है, यानी किसी प्लैनेट या किसी भी स्टार की स्टडी करने के लिए हम जिस टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो किसी प्लैनेट या स्टार की स्टडी करने के लिए जो टेलीस्कोप काम में लिया जाएगा उसका क्या नाम होगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और जो टेलीस्कोप अर्थ के ऊपर दूर किसी चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। और ये टेलीस्कोप किसने बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था। तो ये जो गैलीलियो का बनाया हुआ टेलीस्कोप है उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। जो टेलीस्कोप है उसके अंदर दो लेंस यूज़ किए जाते हैं। कितने लेंस यूज़ करेंगे? दो लेंस यूज़ करेंगे। इसमें एक लेंस क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक लेंस आई की तरफ होगा, जिधर से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज को देखेंगे, उसको हम बोलेंगे आई लेंस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम ऑब्जेक्टिव लेंस को रखेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको क्लियर और ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली, ज़्यादा क्लियरिटी वाली आपको इमेज दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको जितना हो सके बड़ा यूज़ करेंगे, जितना हो सके इसको बड़ा रखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे क्यों? क्योंकि भाई आप किसी भी प्लेनेट या किसी भी स्टार को अगर आप देख रहे हो तो वो अर्थ से तो बहुत बहुत दूर होगा, और इतना दूर होगा कि उस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ माना जाता है? इनफाइनाइट में माना जाता है, बहुत दूर माना जाएगा। इसलिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया तो उससे आने वाली लाइट रेज मान लो आपस में पैरेलल है इस तरीके से, और ये लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैंने जो लाइट रेज हैं उनको आपस में पैरेलल दिखाया है, लेकिन उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं दिखाया है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस से कोई अल्फा एंगल बना रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाऊंगा, जो कि एक स्टैंडर्ड केस होगा कि ये लाइट रेज आपस में भी पैरेलल हैं और जो लेंस है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब भी आप एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करते हो किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो बीटा यहाँ पे क्या है? एंगल मेड बाय द इमेज, और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये अल्फा 0 हो गया, अगर मैंने लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एज्यूम किया, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। और उस कंडीशन में क्या हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 पुट करने पे इनफाइनाइट आएगा, तो उससे कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने जानबूझ के ये एज्यूम कर लिया कि जो लाइट रेज है वो आपस में पैरेलल है, ये तो कंपलसरी है, लेकिन वो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, ये कंपलसरी नहीं होता। हम किसी एंगल पे उनको एज्यूम कर सकते हैं। मान लो टेलीस्कोप की ये जो ट्यूब है ना, वो ऐसे रखी हुई है और जो प्लेनेट है वो थोड़ा ऊपर है, तो उससे जो लाइट रेज आएंगे वो आपस में तो पैरेलल आएंगे, लेकिन क्या इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी? कोई ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए हमने जानबूझ के एक छोटा सा एंगल लिया हुआ है यहाँ पे कि एक छोटा सा एंगल बनेगा और ये आपस में पैरेलल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस जितना ज़्यादा हो सके आप बड़ा यूज़ करो, उससे फ़ायदा क्या होगा? ये जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा लाइट रेज को ये इकट्ठा कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा, और जितना ज़्यादा लाइट रेज को ये कलेक्ट कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा, उतनी ही क्लियर और ब्राइट और ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेज आपको मिलेगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में, ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ में, रेजोल्यूशन मतलब ज़्यादा, उसको जब जूम करोगे इमेज को तो वो ब्लर नहीं होगी, फटेगी नहीं, ऐसे मतलब क्लियरिटी रहेगी उस पर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करके इमेज बनानी है। तो उसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको साइज में जितना हो सके बड़ा रखना चाहिए हमको। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल है हम बड़ा रखेंगे इसको। ठीक है जी, अब इमेज कहाँ बनेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन वो है। अब देखो ये जो लेंस है, मान लो ये पॉइंट इसका फोकस है,
ये पॉइंट कौन है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है, क्योंकि लाइट रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एज्यूम करते हैं और उस टाइम पे वो फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखो लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इमेज तो फोकस में ही बनेगी, लेकिन इस बार पॉइंट साइज नहीं बनेगी। तो फिर क्या साइज की इमेज बनेगी, तो देखो इमेज बनेगी फोकस प्लेन के ऊपर। ये जो फोकस है इससे पास होने वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा इसको हम बोलते हैं फोकस प्लेन, ये वाला प्लेन। तो इसके ऊपर इमेज बनेगी। तो कहाँ पे बनेगी इमेज, तो ये वाली जो लाइट रे है ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली, इसको ध्यान से देखो, ये बिना मुड़े सीधी पास हो जाएगी। तो ये आगे जाके फोकस प्लेन को जहाँ भी काटेगी उसी पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी, जिसको हम बोलेंगे ए डैश। समझ में आया क्या, फोकस के ऊपर इमेज बननी है, यानी फोकस वो पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन इस बार इमेज पॉइंट साइज नहीं होगी, क्योंकि जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है। तो ये है अपनी इमेज ए डैश और ये पॉइंट हो गया बी डैश। तो ये इमेज बनी, ठीक है, तो ये बन गई इमेज। अब बाकी लाइट रेज भी इसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी, बाकी लाइट रेज भी क्या होंगी, इसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस तरीके से कौन से पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी, ए डैश के ऊपर जो ऑब्जेक्ट था उसके ए पॉइंट की इमेज बनेगी। तो अपने लिए जो इमेज है वो ये है अपनी इमेज। तो पहले लेंस का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को इकट्ठा करके एक इमेज बनाना। अब ये जो इमेज है इसको मैग्नीफाई करने का काम कौन करेगा, आई लेंस। दूसरा जो लेंस यूज़ करोगे वो क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि ये जो इमेज बनी है इसको बड़ा करके देखा जाए, है ना, ताकि आपको क्लियरिटी से दिखाई दे। तो यहाँ पे दूसरा लेंस रखा जाएगा। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये सिचुएशन है कि जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे आप बनाओ। इनफाइनाइट पे इमेज बनाने से हमको बेनिफिट ये होगा कि आइज़ की फुली रिलैक्स कंडीशन में हम उस इमेज को काफ़ी टाइम तक देख सकते हैं। जैसे आप कभी नोटिस करना, आप जब पास में किसी चीज़ को देखते हो तो आप ज़्यादा देर के लिए उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, जबकि दूर किसी चीज़ को देखोगे तो आइज़ रिलैक्स कंडीशन में होंगी और काफ़ी देर तक हम कंटिन्यूसली उसको देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को फोकस करके रखती हैं अपनी जगह पे, जब आप पास में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस को ऐसे कन्वर्स करके रखेंगी, मतलब उसको दबा के रखेंगी, प्रेस करेंगी, जिससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्लियरिटी से देखना है तो उस टाइम पे आई लेंस की पावर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो पावर कैसे बढ़ेगी, उसकी थिकनेस बढ़ा देती है सिलेरी मसल्स ऐसे उसको कंप्रेस करके। तो एक स्ट्रेस रहता है, मतलब दिमाग के अंदर भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली सिलेरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा, वो आई लेंस है उसको कंप्रेस करके ऐसे रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर के लिए उसको रखेंगे तो एक स्ट्रेस की वजह से हेडेक सा होना स्टार्ट हो जाएगा हमको। ज़्यादा देर के लिए आप फोकस करके देखना किसी चीज़ को, लगातार एक बुक के अंदर भी आप किसी चीज़ में कंटिन्यूसली फोकस करना, तो थोड़ी देर बाद में हेडेक सा होना स्टार्ट हो जाता है। आपको इधर उधर आंखें फिरानी पड़ती है, इधर देखना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा थोड़ी सी देर बाद में। तो ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हम ज़्यादा देर के लिए पास में किसी चीज़ की क्लियरिटी से इमेज बनाएंगे तो जो आई लेंस है उसको सिलेरी मसल्स को कंप्रेस करके रखना पड़ेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, हेडेक होगा। तो आप ये चाहते हो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को काफ़ी देर तक देखो, 1 घंटे तक ऑब्जर्व करना है किसी प्लेनेट या स्टार को, तो 1 घंटे तो कंटिन्यूसली देख ही नहीं पाएंगे अगर आपने पास में इमेज बना ली उसकी। क्योंकि पास में इमेज बना लो या पास में ऑब्जेक्ट रख दो, देख तो हम आंखों से ही रहे उसको। तो अगर फाइनल इमेज आपने डी डिस्टेंस पे बनाई तो ऑब्जेक्ट क्लियरिटी से तो दिखेगा, बेस्ट क्वालिटी में दिखेगा, लेकिन साथ में हेडेक भी होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा देर के लिए उस पर फोकस करोगे। तो क्या करना चाहिए हमको, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जब उसको हम देखते हैं तो जो आई लेंस है उसको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती हैं और वो इजी हमको फील होता है, मतलब हेडेक वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा। काफ़ी देर तक आप दूर किसी चीज़ को ईजिली मतलब देख सकते हो काफ़ी देर तक। तो इसलिए अगर आपको ये चाहिए, इसमें 2 एडजस्टमेंट होते हैं। ये पहला है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि हम फाइनल इमेज कहाँ पे बनाएंगे, इनफाइनाइट पे बनाएंगे। और फाइनल इमेज अगर आप इनफाइनाइट पे बना रहे हो तो उसके लिए आपको याद रखना है कि किसी भी लेंस से इमेज इनफाइनाइट पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, उसके फोकस के ऊपर रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे इमेज बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रखा है लेंस के तो इमेज कहाँ पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि यहाँ पे इसके आगे आपको एक लेंस यूज़ करना है, वो साइज में छोटा ही होगा वैसे,
ये होता है आई लेंस, और इस तरीके से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है कि इसका जो फोकस है वो इसी पॉइंट के ऊपर आ जाए जहाँ पे ये इमेज बन रही है, या ऐसा बोल सकते हो कि ये जो इमेज है ये इस लेंस के फोकस पे होनी चाहिए। ये है आई लेंस का फोकस, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है उसी पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, आई लेंस का भी फोकस आ गया। ठीक है, ये O1 और O2 ये दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर हैं। तो आपने क्या किया है, इस लेंस को इस तरीके से आगे पीछे करके एडजस्ट कर लिया कि जो इमेज बन रही है वो इस आई लेंस के फोकस के ऊपर आ गई। अब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको पता है कि अगर लेंस के फोकस के ऊपर, ये जो लेंस है उसके फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। कैसे, दोनों साइड में फोकस मार्क कर देते हैं पहले तो, जैसे ये यहाँ पे इधर भी फोकस होगा आई लेंस का, जितना डिस्टेंस पे इधर फोकस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी फोकस दिखाना है। अब ये जो इमेज बनी है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए, ये जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए आई लेंस फिर से इसकी इमेज बनाएगा। और वो इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये वाली जो लाइट रे है ये फोकस से पास हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद में। फिर दूसरी लाइट रे आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे जो लाइट रे पास करोगे ये इस तरीके से पहले वाली लाइट रे के आगे जाके पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल हो जाएंगी अगर ये लाइट रे, तो इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो जो भी ऑब्जर्वर इधर से देखेगा उसको ये लाइट रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी। तो अगर हमारा ब्रेन इसको बैक ट्रेस करेगा इस तरीके से, अगर इनको बैक ट्रेस किया जाएगा तो ये आपस में पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, ये आपको इनफाइनाइट पे मिलती हुई अपीयर होंगे, आपको लगेगा ये इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो इमेज बनेगी एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, ये वाली सिचुएशन है। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आइज़ की फुली रिलैक्स कंडीशन में आप ज़्यादा देर के लिए इमेज को देख पाओगे, लेकिन इसमें मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा कम मिलता है। कितना मिलेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। एंगल्स को छोटा मानते हुए आप बीटा को tan बीटा लिख सकते हो, और जो अल्फा है उसको क्या लिख सकते हो, tan अल्फा लिख सकते हो। स्मॉल एंगल्स के लिए हम अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा लिख देंगे। ठीक है जी। अब ये जो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज हैं वो इस डायग्राम से आपको फाइंड करके पुट करनी है। अल्फा कहाँ पे है, ये रहा अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, और इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी इस तरीके से, ये लाइट रेज इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो बीटा एंगल है वो कौन सा होगा, तो ये लाइट रेज अगर इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। एंगल मेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो ये एंगल होगा बीटा। जैसे इधर इस लेंस के लिए तो हमने क्या देखा, अल्फा, इस लेंस के लिए क्या देखा, बीटा। समझ में आया कि भाई अल्फा तो हमको दिया हुआ ही था कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से किसी अल्फा एंगल पे आ रही है, तो इधर अल्फा एंगल बनेगा तो वर्टिकली अपोजिट इधर भी क्या एंगल बनेगा, अल्फा ही बनेगा। तो अल्फा तो सीधा सीधा दिया हुआ है, और बीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज। तो जब ये लाइट रेज आगे जाके इस तरीके से इधर से हम देख रहे हैं तो ये आगे जाके कहाँ से आते हुए अपीयर होंगी हमको, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो उनको पीछे बढ़ाओगे तो ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ पे मिल रही होंगी, ये वाला एंगल है बीटा। अब आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा, इस ट्राइंगल में आपको tan अल्फा फाइंड करना है, और दूसरा वाला ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको tan बीटा फाइंड करना है। इस ट्राइंगल में क्या फाइंड करेंगे, tan अल्फा, इस दूसरे ट्राइंगल में क्या फाइंड करेंगे, tan बीटा। तो उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर ये देखो tan बीटा को क्या लिखना है, तो tan बीटा इस वाले ट्राइंगल में देख के बताओ, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई b डैश O2। और इसी तरीके से tan अल्फा क्या होगा, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो tan अल्फा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन b डैश O1, ऐसा लिखोगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो a डैश b डैश है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है ये, तो ये कैंसिल। तो आंसर क्या आया, m इक्वल टू b डैश O1 डिवाइडेड बाई b डैश O2। अब ये देख के बताओ डायग्राम में b डैश O1 क्या चीज़ है, तो b डैश O1 ये तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है,
ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। तो बी डैश ओ वन ये डिस्टेंस क्या बोली जा सकती है, ये है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ लिखेंगे, ठीक है। और बी डैश ओ टू क्या चीज़ है, तो बी डैश ओ टू ये वाली डिस्टेंस है, और आपको पता है आई लेंस का फोकस इसी पॉइंट के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस के बराबर है। लेकिन इस डिस्टेंस को आप देखो ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा चल के इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट चल के मेजर करोगे, इसलिए आपको ये वाली जो डिस्टेंस है उसको माइनस एफ ई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एफ ई लिखना पड़ेगा। तो ये अपने पास में मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप आ गया इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये बोल सकते हो। और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जाए कि जो दोनों लेंस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एफ ओ के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो दोनों लेंस के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर। तो ये लो जी, ये आ गया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब का फॉर्मूला, कि जो टेलीस्कोप की ट्यूब होगी जिसके दोनों सिरों पे लेंस लगे होंगे उसकी लेंथ कितनी रखनी है अपन को, तो लेंथ होती है एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर। तो देखो ये 2-3 लाइन की कैलकुलेशन है, बाकी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इमेज बन रही है फाइनल वो आपको ध्यान रखना है। देख लो इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी डाउट हो तो। यहाँ पे जानबूझ के एडजस्टमेंट किया है ये हमने। हम फाइनल इमेज कहाँ पे बनाएंगे, इनफाइनाइट पे। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाने के लिए हमें इस इमेज को इस तरीके से सेट करना है कि ये इस लेंस के फोकस के ऊपर आ जाए। ये जो लेंस है ना इसमें आगे पीछे किया जा सकता है इसको, तो इसको आगे पीछे करके इस तरीके से सेट किया कि इसका जो फोकस है वो इस पॉइंट पे आ गया। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वही क्या होता है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इसके फोकस पे आ गया। तो अब इमेज कहाँ बन जाएगी, इनफाइनाइट पे। ये लाइट रेज अब इनफाइनाइट पे इमेज बनाएंगी। तो जानबूझ के किया है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैंने बताया था ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाते हैं जानबूझ के, ताकि हमें ज़्यादा देर के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, किसी प्लेनेट या स्टार को देखना हो, तो हम आइज की फुली रिलैक्स कंडीशन में उसको देख पाएँ। अगर आप डी डिस्टेंस पे इमेज बनाओगे तो उसमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिलेगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए उसको देख नहीं पाओगे इमेज को, क्योंकि वो एकदम पास में बनेगी डी डिस्टेंस पे। तो डी डिस्टेंस पे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो वैसे उस इमेज को देख रहे होंगे, तो जो आंखें हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है लेंस को, तो उससे हेडेक होता है फिर। ठीक है।